अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हम देख लेते हैं इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत ज़्यादा लंबी होती है। ये 6 मीटर लॉन्ग है, लेकिन इसका डायामीटर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। इसका तकरीबन डायामीटर जो है ये 3 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के डायामीटर से 3 टाइम्स नैरो होता है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम, दूसरा जिजेनम और तीसरा इलियम। और जो ड्यूटीनम है, जो कि फर्स्ट पार्ट है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये साइज में सबसे छोटा होता है। ये आपको यहाँ पर ये ड्यूटीनम नज़र आ रहा है, उसके बाद ये वाला जिजेनम और ये लास्ट वाला जो पार्ट है इलियम, ये सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट होता है। तो इसमें जो है फूड कहाँ से आएगी? स्टमक से। स्टमक से जो फूड आएगी वो एसिडिक नेचर की होगी, और जो एसिडिटी है फूड की वो स्टिमुलेट करेगी ड्यूटेनियम की लाइनिंग को, और यहाँ पर जो सिक्रीशन आएंगी वो पेंक्रियाज और लिवर से आएंगी, क्योंकि पेंक्रियाज की जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये ड्यूटेनियम में ओपन होती है, और जो लिवर की बाइल डक्ट है वो भी कहाँ पर ओपन होती है? ड्यूटेनियम में। तो एसिडिटी स्टिमुलेट करेगी कि ये दोनों सिक्रीशंस जो हैं ये कहाँ पर आए? ड्यूटेनियम में। और एक और हार्मोन भी है जिसको सिक्रीटिन हार्मोन कहते हैं। सिक्रीटिन हार्मोन जो है ये भी स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज और हिपैटिक यानी कि लिवर की सिक्रीशन को। सिक्रीटिन हार्मोन किस तरह से सिक्रीट होता है और कहाँ से सिक्रीट होता है? ये जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, सबसे अंदर वाली इसकी लाइनिंग जिसे म्यूकोसा कहते हैं, जब वहाँ पर एसिडिक फूड आकर टच होती है तो फिर यहाँ ये स्टिमुलेट करता है किसकी सिक्रीशन को? एक हार्मोन होता है जिसे सिक्रीटिन कहते हैं। सिक्रीटिन हार्मोन की जो सिक्रीशन है ये भी ड्यूटेनियम में आती है, और क्योंकि जो सिक्रीटिन हार्मोन है ये एंडोक्राइन हार्मोन है, इसकी अपनी तो कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए ये कहाँ पर सिक्रीट होता है? ड्यूटेनियम में। और ड्यूटेनियम से ये फिर ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से ये पेंक्रियाज को जाकर स्टिमुलेट करता है कि पेंक्रियाटिक जूस जो है ये अब सिक्रीट हो और ड्यूटेनियम में इसकी सिक्रीशन हो। साथ ही साथ जो सिक्रीटिन हार्मोन है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि जो स्टमक की सिक्रीशन है उनको इनहिबिट भी कर देता है। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से सिक्रीशंस जो है इसमें आती हैं। तो सबसे पहले जो है ये हम पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है उसे पेंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेंक्रियाटिक जूस जो है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि कायम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, और यहाँ पर पीएच होती है 8, क्योंकि ये वो वाली पीएच है जहाँ पर पेंक्रियाज के हार्मोन अपना ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पेंक्रियाटिक जूस में जो पहला एंजाइम है पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम ये हाइड्रोलाइज करता है पॉलीसेक्राइड्स को और इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज और ग्लूकोज में। दूसरा जो एंजाइम है पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो है ये हाइड्रोलाइज करेगा फैट्स को और उसको कन्वर्ट करेगा मोनो एंड डाई ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ये दोनों ही जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, तो पहले ये एक्टिव फॉर्म में आएंगी और उसके बाद ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगी पॉलीपेप्टाइड में। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये ट्रिप्सिन की फॉर्म में किस तरह से आएगी? जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं और ड्यूटेनियम की ही लाइनिंग ये एंटीरोकाइनेज प्रोड्यूस करती है। एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है ये ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन। और फिर जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके इसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगी। ट्रिप्सिन जो है ये जो काइमोट्रिप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म है इसको कन्वर्ट करेगी काइमोट्रिप्सिन में। तो इस तरह से फिर ये दोनों जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की ये एक्टिव हो जाएंगी और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो डाइजेशन है ये पेंक्रियाटिक जूस से होती है। इसके अलावा जो लिवर है वहाँ से बाइल बनता है, और जो बाइल है बनने के बाद ये गॉल ब्लैडर जो कि लिवर के ऊपर एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है उसमें आकर स्टोर हो जाता है। बाइल जो है ये बाइल डक्ट के ज़रिए से ये भी ड्यूटेनियम में आकर ओपन होता है, और बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता बल्कि बाइल सॉल्ट होता है जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है। और इमल्सिफिकेशन हम किसको कहते हैं? जिसमें जो
फैट है वो स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाती है। और स्मॉल साइज में आने का क्या फ़ायदा होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और फिर लाइपेज एंजाइम जो है ये इसके ऊपर अपने इफेक्ट को से इसकी डाइजेशन करेगा और ज़्यादा फिर एफिशिएंट डाइजेशन होगी क्योंकि सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर साइड बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो म्यूकस है जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और ड्यूटेनल ग्लैंड्स और गोबलेट सेल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं और म्यूकस जो है ये लाइनिंग बनाती है इंटरनल सरफेस पे ताकि ये जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है इससे प्रोटेक्ट कर सके। ड्यूटेनियम की डाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है जिजेनियम और इलियम। यहाँ पर आकर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होती है। जिजेनियम जो है ये 2.5 मीटर लॉन्ग होता है और इलियम जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये सबसे ज़्यादा लंबा पोर्शन होता है यानी कि 3.5 मीटर लॉन्ग होता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की डाइजेशन जो है ये कंप्लीट होती है। और जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम, इसके ये पॉलीपेप्टाइड के ऊपर इफेक्ट करता है और इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और फिर जो इरिप्सिन है ये डाइपेप्टाइड के ऊपर इफेक्ट करेगी और उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अमाइनो एसिड जो कि डिफ्यूजेबल फॉर्म है इसमें लेकर आएगी। लाइपेज जो है ये फैट के ऊपर इफेक्ट को शो करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज एंजाइम माल्टोज जो है इसको ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टेज एंजाइम ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर पहुँच के जो डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट। और उसके बाद जो स्टेप आता है वो एब्सॉर्प्शन का है। एब्सॉर्प्शन जो है वो इलियम में होती है और इलियम जो है ये मेजर साइट है जहाँ पर न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होगी। अब इलियम का ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली तो ये वाली ल्यूमिन है यानी कि इंटरनल कैविटी है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके किस पोर्शन की, इलियम की। इलियम की ये जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, क्योंकि जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें 4 लेयर्स होंगी। तो सबसे इनर वन कौन सी है, म्यूकोसा। इसमें सेवरल सर्कुलर फोल्ड्स होती हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। और उसके बाद जो म्यूकोसा है उसी की ही ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि विलाई बनाती हैं। तो विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सबसे इंटरनल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये एक विलस का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ऊपर ये वाली एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स जो हैं इसके ऊपर भी स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। इससे भी सरफेस एरिया मज़ीद इंक्रीज हो जाता है। ये सेंटर में ये लैक्टियल वेसल है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है और इसके ऊपर ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। मज़ीद इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये वाला जो है ये लैक्टियल वेसल है और उसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिसके ऊपर माइक्रोविलाई होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। और ये जो विलाई होती हैं इनकी जो लेंथ होती है ये 0.5 से 1.5 मिलीमीटर तक होती है और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट्स की देखते हैं कि किस तरह से होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अब ग्लूकोज की फॉर्म में आ चुके हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। एब्जॉर्प्शन जो है इसकी सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से भी हो सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी हो सकती है। और ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से इंटेस्टाइनल विलाई में आएंगे और यहाँ से ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए से लिवर में चले जाएंगे। और लिवर में जो है जितने भी नॉन ग्लूकोज शुगर्स हैं जैसे कि गैलेक्टोज है, मैनोज है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और ग्लूकोज जो है ये फिर डिफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड में शामिल हो जाएगी। इसको यहाँ से भी हम देख लेते हैं। ये वाली एपिथेलियल लेयर थी जहाँ से जो मोनोसेक्राइड है ये गुजर के किस में आए हैं, इस कैपिलरी में आए हैं और यहाँ से जो मोनोसेक्राइड्स हैं
ये वेन है जिसके ज़रिए से ये हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से ये लिवर में चले गए हैं और लिवर में जाके कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि यानी लिवर में ये फिल्टर भी होता है, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है और लिवर में अगर ग्लूकोज जो है ये ज़्यादा है तो फिर ग्लूकोज जो है ये आपस में ज्वाइन करके ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाएगी और ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत पड़े तो ग्लाइकोजन दोबारा से ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से ये ब्लड में शामिल होती है। लिपिड की एब्जॉर्प्शन देखते हैं। लिपिड की एब्जॉर्प्शन ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। लिपिड जो है ये डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ गया और ये वाली जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं ये एपिथेलियल सेल से गुजरते हुए ये अब आ जाएंगे जो लैक्टियल है उसके अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोविलाई है, ये एपिथेलियल सेल है। इसमें जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये इसके अंदर एंटर हो गए और यहाँ पर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। यहाँ पर फैटी एसिड जो हैं ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं और ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, ये काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में आ जाते हैं। काइलोमाइक्रोन की ये जो फॉर्म है ये एंटर होती है किसमें, ये लैक्टियल में जाके एंटर हो जाती है और फिर जो लैक्टियल है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, उसके बाद ये फिर वेन के ज़रिए से ब्लड में शामिल हो जाती है। इसका पाथवे जो है ये भी देख लेते हैं और ये जो काइलोमाइक्रोन है इसमें प्रोटीन और लिपिड होती है लेकिन इसमें जो लिपिड का पार्ट है वो ज़्यादा होता है, 99% लिपिड होती है और 1% प्रोटीन होती है। इसलिए जो काइलोमाइक्रोन है इसको हम लो डेंसिटी लिपिड भी कहते हैं क्योंकि जिसमें लिपिड का एलिमेंट ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की लैक्टियल वेसल नज़र आ रही है, इसके अंदर ये काइलोमाइक्रोन है जैसा कि ये लेबल भी किए गए। काइलोमाइक्रोन जो है ये लिम्फेटिक वेसल के ज़रिए से जाएगी और लिम्फेटिक वेसल के ज़रिए से थोरेसिक ये डक्ट होती है, इसके ज़रिए से ये ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड में शामिल होने के बाद ब्लड के जो प्लाज्मा एंजाइम्स होते हैं कई दफ़ा ये इसको ब्रेक भी कर देते हैं, ये रेस्पिरेशन में भी यूज़ हो जाती है और अगर इसमें स्टोर होना हो तो ये दोबारा लिवर में और मसल्स में जाकर स्टोर हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगी है, ये भी एपिथेलियल सेल से ही विलाई के एपिथेलियल सेल से ही गुजर के ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए से पहले लिवर में जाएगी और लिवर में जो अमीनो एसिड्स हैं ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं और बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। तो मोस्टली जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये नई प्रोटीन बनाते हैं और या फिर ये कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप देखें कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स पे थे और यही अमीनो एसिड्स हैं, यानी ये लैक्टियल में एंटर नहीं होते बल्कि ये जो कैपिलरी है इसमें एंटर होते हैं और फिर ये हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से पहले लिवर में जाते हैं और उसके बाद ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एब्सॉर्प्शन है ये भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डीएस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसमें ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा इंटरनल लाइनिंग है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शंस भी लाए हैं, फिर ये सब म्यूकोसा, फिर ये मसल की लेयर है और लास्ट में ये सिरोसा की लेयर है और यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। अच्छा, जितनी भी न्यूट्रिशन है जब उसे एब्जॉर्ब होना है तो लाजमी उन्होंने एपिथेलियल सेल से ही गुजर के आना है और एपिथेलियल सेल के ऊपर ये आपको माइक्रोविलाई नज़र आ रहे हैं जो कि मज़ीद एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं ये विलाई और माइक्रोविलाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा।